प्यारे छात्रों, कल हम लोग पढ़ रहे थे महाकवि कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। आज हम लोग महाकवि कालिदास की भाषा शैली एवं काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में एक अलग स्थान रखते हैं। कविता कामिनी के वो कांत हैं। इस कारण उनकी काव्यगत विशेषताएं भी अपने आप में अनेकों विविधताओं को समेटे हुए है। अगर भी उसे व्यवस्थित ढंग से जानना है, अध्ययन करना है, समझना है, तो हमें इन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर जानने का एक प्रयास करना चाहिए। जैसे पहला बिंदु है भाषा शैली। महाकवि कालिदास की भाषा, कालिदास की भाषा अपने आप में पात्रों के चरित्र के अनुकूल परिष्कृत है और समन्वय से युक्त है। लेकिन जैसे ही पाठक इनके काव्यों को, इनके नाटकों को, इनके खंड काव्यों को पढ़ता है तो कभी उसे उबाऊ महसूस नहीं होता, नीरसता कहीं नहीं झलकती है। जहां भी वह अपनी निगाहें दौड़ाता है उसे समझ में बात आती है। इस आधार पर हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की भाषा सरल है, सरस है, सुबोध है और पदों की माधुर्यता इतनी आकर्षक है, इतनी मन को आह्लादित करने वाली है कि पाठक कभी भी अपने आप को उन काव्यों से अलग नहीं कर पाता है। इसी तरह दूसरा बिंदु शैली। महाकवि कालिदास की शैली को देखें तो ये पूर्ववर्तियों से थोड़ा सा भिन्न है। इन्होंने अपनी शैली को हमेशा पाठकों के अनुकूल बनाने की चेष्टा की है, रखी है, और इनका प्रयास सदा ये रहा है कि पाठक जब भी पढ़ें उन काव्यों को तो कहीं भी उन्हें तनाव न लगे। इसलिए हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि महाकवि की शैली प्रसादपूर्ण है, लालित्य युक्त है, परिष्कृत है और उन्होंने अपनी रचना में वैदर्भी रीति का ही ज्यादा प्रयोग किया है। वैदर्भी रीति से हट करके उनकी रचनाओं में यदा कदा ही कहीं कुछ दिखाई पड़ता है। तो संक्षिप्त में उनकी शैली प्रसादपूर्ण, लालित्य युक्त, परिष्कृत है। अब तीसरा बिंदु आता है इनकी काव्यगत विशेषताओं पर। तो इसे हम देखें, जिसे हम भाव अभिव्यक्ति के रूप में शीर्षक दे सकते हैं। तो महाकवि कालिदास की भाव अभिव्यक्ति कैसी है, यह अति महत्वपूर्ण है, ओजता से परिपूर्ण है और अपने पात्रों को सामयिक घटनाओं पर ऐसे चित्रित करते हैं कि लगता है पाठक को कि यह हमारे समाज की ही कोई घटना है और हमारे समाज का ही कोई पात्र है जो ऐसी प्रस्तुति दे रहा है। संक्षिप्त में ये कहें कि भाव अभिव्यक्ति में कला की प्रचुरता एक तरफ दिखाई पड़ती है तो दूसरी तरफ कल्पना का सुंदर समन्वय भी है। तो कला और कल्पना के बीच उन्होंने अपनी रचना को व्यवस्थित करने का एक असाधारण प्रयास किया है। चौथे बिंदु के रूप में देखें रस। किसी भी काव्य का हृदय, किसी भी काव्य को आनंदपूर्ण बनाने में रस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे तो महाकवि ने सभी रसों का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से उनका सबसे प्रिय रस रहा है तो वह श्रृंगार रस रहा है। श्रृंगार में उन्होंने दोनों पक्षों का वर्णन किया है, संयोग का भी प्रयोग किया है तो वियोग का भी किया है।
अभिज्ञान शाकुंतल में तो श्रृंगार रस की अद्भुत छटा पाठकों के बीच प्रस्तुत होती है, लेकिन इसके साथ ही कवि ने करुण रस पर भी विशेष बल दिया है। और ये कहें कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में कवि ने एक तरफ श्रृंगार रस की प्रधानता को स्थापित किया है तो दूसरी तरफ करुण रस को व्यवस्थित किया है, और इसलिए इनकी रचना श्रृंगार और करुण के मिलन से और भी अद्भुत आकर्षक हो जाती है। पांचवा बिंदु देखें तो छंद। छंद में देखते हैं तो दो तरह के छंदों का विशेष प्रयोग लगता है। जैसे सामान्य रचनाओं में उन्होंने अनुचुम छंद का प्रयोग किया है, तो करुण भाव के लिए मंदकांता छंद का भी उन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। तो इस तरह हम ये कहें कि मंदाक्रांता और अनुचुम छंदों के प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपनी रचना में ओजस्विता और आकर्षणता दोनों भरने का अच्छा प्रयास किया है। अलंकार, छठवां बिंदु अलंकार के रूप में देखें तो अलंकार में सभी लोग जानते हैं, कहा भी जाता है उपमा कालिदासस्य। कालिदास उपमा के प्रणेता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उपमा उनका प्रिय अलंकार रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी रचना में केवल उपमा का सहारा लिया है, उन्होंने अन्य अलंकारों का भी प्रयोग किया है। मुख्य रूप से उनकी रचना में रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अर्थानंतर न्यास की अधिकता दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके साथ ही उनकी रचनाओं में शब्द अलंकार भी यथाकथा दिखाई पड़ता है। सातवां बिंदु है वर्णन। वर्णन में हम देखते हैं कि कवि ने अपनी रचनाओं में कैसे अपने भावों को वर्णित किया है। तो कहा जाता है कवि को प्रकृति से बड़ा प्रेम रहा है, तो प्रकृति के अंतः और बाह्य रूपों का जितना सूक्ष्म निरूपण महाकवि कालिदास ने अपनी रचना में किया है, अन्य में नहीं देखने को मिलता। रघुवंश महाकाव्य में तो हम देखते हैं कि राजा दिलीप जब अपनी वशिष्ठ मुनि की गाय को लेकर चलते हैं जंगल में, तो उस समय प्रकृति का जो स्वरूप का दर्शन महाकवि ने उनकी अगवानी में कराया है, उनके आतिथ्य सत्कार में कराया है, वह अद्भुत है। आठवां बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं घटना संयोजन। घटना संयोजन बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। काव्यगत विशेषता के रूप में देखें तो कवि ने पात्रों को उनके चरित्र के अनुकूल जहां भी रखा है, ऐसी घटना से उसको जोड़ा है। पात्रों के चरित्र के अनुकूल उन्होंने घटनाओं का प्रयोग और उनके घटनाओं के बीच पात्रों के संवाद का समन्वय दोनों बड़ा ही सुंदर ढंग से किया है। तो ये कह सकते हैं कि कवि का घटना संयोजन भी आदर्श और उच्च स्तर पर रहा है। नौवां बिंदु, नौवें शीर्षक के रूप में देख सकते हैं पात्रों का संवाद। हम देखते हैं अन्य रचनाकारों में कि पात्रों का, दंडी ने भी वैसे पात्रों का संवाद बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से रखा है, भारवी ने भी रखा है, भवभूत ने भी रखा है, लेकिन जो महाकवि कालिदास के पात्रों में संवाद का स्तर है वह विरला ही कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। पात्रों के बीच में जब भी संवाद होता है तो उनका चरित्र, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, इसका कवि ने हमेशा ख्याल रखा है। ऐसा कहीं न लगे कि जो दो पात्र आपस में संवाद कर रहे हैं उनके स्तर को उसमें न झलके, इसलिए उन्होंने पात्रों के संवाद में भी उनके चरित्र को और उनके सामाजिक स्तर को, सामाजिक प्रतिष्ठा को हमेशा ध्यानगत रखा है। इस आधार पर, इन तमाम शीर्षकों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की भाषा शैली
अद्भुत है, अविस्मरणीय है और कलात्मकता से परिपूर्ण है। काव्यगत विशेषताओं के रूप में कहें तो उन्होंने अपनी काव्यों में रस, छंद, अलंकार का जितना सुंदर समन्वय किया है वह अति दर्शनीय और आकर्षक हो जाता है। इसके साथ ही उनके काव्यों में घटना संयोजन, पात्रों का संवाद और विषय का वर्णन और अति व्यवस्थित है। इन सभी बिंदुओं को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इन्हीं विशेषताओं के कारण महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अप्रतिम, उत्कृष्ट और कविकुल के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाते हैं। आज इतना ही, फिर हम लोग कल अगले विषय पर मिलेंगे।